छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हम अंबिकापुर में मौजूद हैं और अंबिकापुर से खमरिया का सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब हैं। उन्हीं से समझते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है और उनकी खुद की जो सीट है उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लग गए कि भारतीय जनता पार्टी कोई डमी कैंडिडेट को दे सकती है और तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बाद उसी कैंडिडेट को दिया गया जिसकी मजबूती की चर्चा हो रही थी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? लोगों से मिलने का समय है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके अपने अपने क्षेत्र में गहन जनसंपर्क का समय है, उसी में सब लगे हैं। जन्मदिन भी था, कुछ विशेष बधाइयां मिली? जन्मदिन में सार्वजनिक तौर पे मनाता नहीं, क्योंकि उसी दिन इंदिरा जी की भी शहादत हुई थी, तो ये प्राइवेट ही रहता है। घर के अंदर परिवार के साथ ही बैठ के करते हैं, सार्वजनिक तौर से इसको नहीं मनाते। हम तब बस्तर से लेकर सरगुजा की भी कुछ सीटों की चर्चा हुई। ये कहा गया कि सरगुजा में टी.एस. सिंहदेव की चली है टिकट को लेकर, कितनी सच्चाई है? क्योंकि सबके अलग अलग मत हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनका टिकट काट दिया गया, जिसके लिए कयास ये थी कि नहीं, इनका तो नहीं कटेगा साहब। इस बार टिकट वितरण में हम लोग की राय के अलावा बहुत ज़्यादा बलवती सर्वे की राय थी, और ये लोग इसको राजनीतिक चर्चा के रूप में ही सोच के टाल से देते हैं कि तो ऐसा नेता लोग बोलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अपवाद होते हैं, एक आध सीट में कहीं कोई बात हो तो हो, वरना जिसको सबसे ज़्यादा जीतने की उम्मीद में देखा गया था उनमें से ही टिकट मिला है। सर्वे के साथ हम लोग की राय जरूर थी, लेकिन सर्वे बलवती था। सर्वे बलवती था, लेकिन आप अमूमन उस तरीके से बात नहीं करते, उस तरह के बयान नहीं देते, उतनी नाराज़गी जाहिर नहीं करते। लेकिन आपने बलरामपुर की सीट और जो चिंतामणि साहब की सीट थी उसको लेकर इस तरीके का बयान दे दिया कि उनको भी आभास हो गया कि अब तो हम गए साहब। क्योंकि टी.एस. सिंहदेव जब बोलते हैं तो किसी के लिए गलत तो नहीं बोलते, ना उनकी भाषा ऐसी है। उस समय क्या हो गया था, आपने ऐसा कह दिया, अब मैं माफ़ नहीं कर सकता? चिंतामणि जी के लिए मैंने कभी नहीं कहा था। वो जो रिकॉर्डिंग है सार्वजनिक तौर पे उपलब्ध है, उसको देखा भी जा सकता है। बल्कि मैंने ये कहा था कि चिंतामणि जी के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। बृहस्पति ने जरूर एक व्यवहार ऐसा किया था जो उचित नहीं, वो आदमी लेके नहीं चल सकता अपने जीवन में, तो उस संबंध में मैंने टिप्पणी की थी। और बावजूद उसके अगर उनकी रिपोर्ट ऐसी होती कि वो विनिंग कैंडिडेट हैं तो उनकी टिकट नहीं कटती। लेकिन चर्चा ये हो गई कि आप ही ने कटवा दिया। लोगों को सोचने कहने के लिए कैसे रोका जा सकता है? वो अपनी अपनी राय है। मैं अपनी राय अलग अलग सीट में दे सकता हूँ, वो निश्चित रूप से वैसा होता है। लेकिन अंततः कोई एकदम 100% विनिंग है, जीत ही रहा है, और उसका टिकट कोई कटवा दे, मैं खुद भी नहीं कटवाता अगर ऐसी स्थिति होती तो। आपके दो प्रबल समर्थक माने जाते हैं, एक शैलेश पांडे और एक खुज्जी से छन्नी साहू। छन्नी साहू के साथ तमाम बार ऐसी बातें हुई, आपसे बात हुई कि हाँ टी.एस. बाबा के खेमे की, उनका टिकट कट गया। शैलेश के लिए तो कहा जाता है कि ज़मीनी कार्यकर्ता है, पहली बार के हिसाब से बहुत मुफीद कैंडिडेट थे, तो छन्नी साहू को बचा नहीं पाए कि वो विनिंग नहीं थी दूसरी बार? छन्नी के संदर्भ में जो भी स्थिति बनी, मैंने कहा कि अपवाद भी होता है। एक रिपोर्ट उनकी ऐसी नहीं थी 100% जीत रही, रिपोर्ट वैसी नहीं आई थी। और दूसरा, सिर्फ दो ही लोग मेरे समर्थक हैं या दो ही लोग ऐसे थे जो बाबा से जुड़े हुए थे, ये भी मैं नहीं सोचता कि सही आकलन है। ये दोनों दिखते थे, किन्हीं कारणों से ये दोनों दिखते थे। बाकी लोग, ये कह लिया जाए कि हर परिस्थिति में यही दोनों रहते थे? हर परिस्थिति में बहुत लोग और थे जो रहे। और बताइए ना, आज आप देवती कर्मा जी का भूल गए नाम? आपको नाम ही अगर चाहिए, मैं और गिना दूंगा, 10-20 नाम चाहिए। नहीं, वो आप स्वयं नजदीकी से लोगों को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, आप गिन सकते हैं। आप जयसिंह अग्रवाल जी को भूल गए, इतना ही पर्याप्त है। 2 की सीमा आपने की थी, मैंने दुगनी कर दी उसको। वो संख्या का कोई मायने नहीं होता। मैं गुटबाजी में विश्वास भी नहीं करता, और इसलिए विश्वास नहीं करता कि अगर साथ चलना है और सबको एक परिवार, एक टीम के रूप में चलना है,
तो गुटबाजी कभी भी सहायक नहीं हो सकती, वो लाभदायक नहीं हो सकती, वो नुकसान ही करेगी। जो करना है, संघर्ष रहता है राजनीति में या खेल के मैदान में, दूसरी टीम से रहता है। आप खेल रहे हैं और अपनी टीम के अंदर खेल खेलिएगा तो जीतने में कठिनाई होती। आपने एक सवाल और दे दिया कि अपनी ही टीम के अंदर खेलेंगे तो हानि होगी। अपनी ही टीम के अंदर जो खेला जाता था वो खेलते थे अजीत जोगी। चर्चा ये है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमने बस्तर की सीटों का दौरा किया, कुछ और सीटें हैं, वहाँ चर्चा ये है कि अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं भी गया था जगदलपुर, मैंने भी बस्तर का दौरा किया, मैंने ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं पाई। लोकल लेवल पे ग्रुप्स होते हैं, हर जगह ग्रुप्स होते हैं, सीनियर मोस्ट लेवल पे ग्रुप्स होते हैं, हर पार्टी में सीनियर मोस्ट लेवल से पोलिंग बूथ लेवल तक में ग्रुप्स होते हैं। मैं उसमें विश्वास नहीं करता, उससे जितना बच सके उतना अच्छा है, क्योंकि सीधे तौर पे दिखता है कि वो नकारात्मक है। आप नहीं करते, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों की चर्चा हो रही है। आप तो बहुत कुछ है कि नहीं करते हैं, मान लेते हैं चलो ठीक है, ये भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। कौन सा दल है जिसमें ग्रुपिज्म नहीं है? बीजेपी की मैं लिस्ट आपको गिनाऊं, दूसरी पार्टियों की लिस्ट आपको गिनाऊं। जोगी कांग्रेस से कितने लोग छोड़ के चले गए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से लड़ रहे हैं। किस पार्टी में नहीं होता है? किस पार्टी में ऐसा नहीं होता है? किस घर में नहीं होता है? किस संगठन में नहीं होता है? आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां नहीं है क्या? वहां भी होगा। हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है। मैं इसलिए इससे बचता हूं कि सीधा मुझे दिखता है कि इससे नुकसान है। पहले ऐसा होने दो, फिर उसको संभालने की कोशिश करो। समय की बर्बादी। अंततः आपको साथ आने की कोशिश करनी है, फिर आपस में झगड़ों को ग्रुप के नाते जितना बढ़ावा दीजिएगा, फिर समेटना है जब टाइम आएगा कि नहीं अब हमको मिलके लड़ना है। तो समय की बर्बादी है। तो मैं इससे जितना बच सकता हूं मैं बचने की। सब ठीक है आप कह रहे हैं? ठीक रहता है। ठीक तो आदर्श है, एक परिकल्पना है जिसको ठीक कहते हैं, वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता आदर्श दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। आदर्श है कि आप परिकल्पना करते हो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वास्तविकता एकदम अलग है। नहीं हो तो परिकल्पना है तो होगा कैसे? जब भी कोई बात होती है या भारतीय जनता पार्टी कहीं फंस जाती है तो आपके उस इस्तीफे का जिक्र किया जाता है जो आपने पंचायत मंत्री पद से दे दिया था। क्या लगता है कि वो ज़रूरत थी, या नहीं देते तो भी चल जाता, या भारतीय जनता पार्टी को उसका वॉक ओवर मिला? मेरे लिए सीमाएं हैं। मैं भी एक मानव हूं, मेरी एक सोच है। कुछ भी आप मेरे लिए कर लो और मैं कुछ भी ना करूं, मैं ऐसा भी मानव नहीं हूं, मैं ऐसा भी व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने आप को संयमित और नियंत्रित करके रखने का हर संभव प्रयास करता हूं और जीवन भर मैंने किया है। गुस्से से लेके बाकी चीजें आप देखिए तो किस व्यक्ति में नहीं होती हैं। तो मेरी जो कमियां मुझे महसूस होती हैं उनको भी मैं नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा हूं, जीवन भर कोशिश करता रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं कि वो भाव मेरे में नहीं। उन परिस्थितियों में अगर आप देखते हैं तो आदमी एक सीमा के अंदर काम करता है, अपने आप को ढालता है, अपने आप को नियंत्रित करता है, और जहां काम करना है बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या करना है। लेकिन कहते हैं राजनीति में सीमाएं नहीं होती, तो आप किन सीमाओं को लेके चलते हैं? इसका मतलब तो ये कहा जाए कि टीएस सिंहदेव राजनीति के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि साम दाम दंड भेद की चर्चा होती है और जब आपकी बारी आती है तो आप इन चीज़ों को यूज करना नहीं चाहते। काला और सफेद होता है, और दुनिया, कुछ लोग हैं जो दर्शन से जुड़े हुए हैं, दार्शनिक विचार व्यक्त करते हैं और विचारों को ढालते हैं समाज में, वैश्विक स्तर पे भी। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ काला और सफेद होता है। मैंने दुनिया में देखा है और काला और सफेद के बीच में अनेकों सिलेटी रंग के शेड होते हैं। हर चीज सफेद और हर चीज काली नहीं होती। काले और सफेद के मिश्रण के न जाने कितने अनगिनत शेड्स बीच में होते हैं। तो वो जीवन भी वैसे ही होता है। तो शेड्स में आप हैं? हर व्यक्ति है, कोई काला और सिर्फ सफेद कोई भी व्यक्ति नहीं। शेड्स की चर्चा आपने कर दी, उस शेड्स में भी आप हैं कि नहीं? लेकिन हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति है, मैं कैसे उससे में नहीं हो सकता। आपकी पार्टी में एक नई चीज देखने को मिली कि अपने ही लोगों को जिला बदर कर दिया गया।
जयसिंह अग्रवाल उनके खास व्यक्ति, उनको 2 बार कर दिया गया। नई चीज़ बस्तर में देखने को मिली, अजय सिंह को उनको कर दिया गया बीजापुर की सीट से। ये चल क्यों रहा है? अपने यहाँ आदमी से इतनी नाराज़गी क्यों? मेरे ख्याल से अपने आदमी की बात नहीं है, आचरण और कर्म की बात है। जब कानून के दायरे में आप एक्शन लेंगे तो कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिस कारण से आपने एक्शन लिया, कहीं गलत होता है तो कोर्ट है, वहां से रिलीफ मिलती है। अजय सिंह जी के बारे में आपने बताया, वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। बीच विक्रम से उनकी नहीं बन रही थी, सार्वजनिक बयानों का एक श्रृंखला, एक दौर लगातार चल रहा था और वो भी उचित नहीं होता है। मैंने भी बात करने की कोशिश की थी, दोनों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन लग ऐसा रहा था कि मिलने का रास्ता नहीं निकल पा रहा है और अंततः एक सीमा पार्टी के डिसिप्लिन के दायरे के अंदर अगर लांघेगा आदमी तो फिर कार्रवाई होती है। नुकसान होता है? क्यों नहीं होगा, हमेशा नुकसान होगा। नुकसान है जाने से उनके उस सीट पर? हर व्यक्ति के जाने से नुकसान होगा। बीजेपी से भी लोग कांग्रेस में आते हैं, बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस से दूसरे दल में जाएंगे, कांग्रेस को नुकसान होगा। इतना हो, ज्यादा हो, कम हो, क्यों नहीं होगा? नुकसान होता है। क्योंकि जयसिंह अग्रवाल की जब बारी आती थी तो वो कहते थे मेरे ही आदमी पर कार्रवाई हो रही है, तमाम चीज़ें हैं, बहुत पीछे अगर जाएंगे तो तमाम चीज़ें खुल के आ जाएंगी। ऐसा यहाँ पर भी होना लगता है कि ज़रूरत थी कि सुलझाया जा सकता था, क्योंकि वो सीट आप प्लस में थे। कोरबा तो जीतेंगे, उसमें माइनस की तो बात नहीं है। बीजापुर भी जीतेंगे। नहीं, उनके जाने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? आपने कहा ना थोड़ा सा लॉस होता है। एक है, इसको आप तोड़िएगा तो कम नहीं होगा, पर उसके साथ एक को अगर कम कर रहे हैं तो दूसरी जगह से कुछ जुड़ भी सकता है। परिस्थितियां व्यापक होती हैं, कोई एक ही चीज में सीमित हर चीज नहीं होती कि मेरे आपके बीच के संबंध हैं सिर्फ, और कुछ दुनिया नहीं। अगर सिर्फ आपके और मैं और आप ही हैं, 2 ही लोग हैं, तो एक न एक में कुछ होगा तो उसका असर होगा। बहुत बड़ी दुनिया होती है, आपके करने से, मेरे करने से कुछ होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, तो दूसरे भी हैं, उनके करने से माइनस में प्लस जुड़ सकता है, प्लस में माइनस हो सकता है। ये आपकी सरकार धान, किसान और बोनस के इर्द गिर्द घूमती है। जब ये इसके इर्द गिर्द घूमती है तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है साहब हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ किसान ही है क्या? बात शहर और गांव की है। आपने अगर किसान की बात की और बाकी लोगों की बात की तो मैं सोचता हूं कि आपने शायद शहर और गांव की बात की। गांव में और लोग भी रहते हैं जो किसान नहीं हैं, भूमिहीन हैं, वो मजदूर की श्रेणी में आ जाते हैं, तो शायद आपने दोनों को समेट के एक में रखा और बाकी आपने कहा कि शहर है। ये चर्चाएं हैं तो जी, मैं उसी के विश्लेषण की कोशिश कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में लगभग 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, 25% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। आप स्वयं देख लीजिए कि रहन सहन और अन्य आर्थिक स्थितियां गांव में बेहतर हैं कि शहर में बेहतर? सड़कें कहाँ बेहतर हैं, पानी का सप्लाई कहाँ बेहतर है, रोजगार कहाँ ज्यादा है, जीवन का स्तर कहाँ पर ज्यादा है? तो ये प्रचार करके कई बार लोगों के मन में ऐसी भावना जागृत कर दी जाती है कि आपके लिए तो कोई पुछारी नहीं। जिस व्यवस्था में आप हैं, गांव की तुलना में शहर कहीं बेहतर दुनिया भर में। ये कोई छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, कोई सरगुजा की बात नहीं है, पूरे देश में आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहर कहीं ज्यादा विकसित और वहां के रहने वालों का जीवन स्तर कहीं बेहतर दिखता है। उन परिस्थितियों में सरकार की तरफ से अगर आपको काम करना है, पब्लिक के जो पैसे एकत्रित होते हैं कहाँ लगने चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जो बात आती है वो कहने में दूसरे तरह की लगती है कि बड़े उद्योगपतियों को मदद किया जा रहा है, अन्य लोगों को मदद नहीं किया जा रहा है। तो सोच क्या है, मदद की जरूरत किसको ज्यादा है? सब अपने से करें, एक दृष्टिकोण ही रहता है, आप मेहनत करो और कमाइए खाइए, जैसी मेहनत करोगे वैसा रहेगा। तो क्या ऐसी ही दुनिया है कि जो जैसा कर लेगा उसको वैसा मिल जाएगा? कि परिस्थितियां भी हैं, सामाजिक परिस्थितियां भी हैं, भौगोलिक स्थितियां भी हैं। इन परिस्थितियों में आपको 100 रुपए आपके पास हैं तो किसको पहले देना चाहिए?
बड़े उद्योगपति को या जिसके पास कुछ नहीं है? आप जब सरकार में हैं, सरकार में आपके पास परिस्थिति और व्यवस्था रहती है कि नीतियों के माध्यम से और अपने सोच के माध्यम से, आर्थिक सोच के माध्यम से लोगों की स्थिति को बेहतर करना। तो किसकी स्थिति को बेहतर करने की आवश्यकता पहली है, बड़े से बड़े उद्योगपति की या भूमिहीन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की? ये विकल्प सरकारों के सामने रहता है, फिर आप चुनते हैं कि आपको कैसे करना। तो जो किसान की बात हो रही है, किसान के लिए भी वैसे ही सोचा जा रहा है कि ये ग्रामीण परिवेश के हैं, इनकी आमदनी का जरिया कम है। देश दुनिया में बात होती है, स्वामीनाथन कमेटी की बात होती है, कृषि उपज के ज़्यादा दाम मिलने चाहिए और उनको बेहतर जीवन के लिए उनके पास दूसरे विकल्प क्या हैं, और कृषि की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री के जुबान से कही गई बातें हैं। तो उसको कैसे करिएगा? किसान की हालत को सुधारिएगा कैसे अगर उनको उनकी परिस्थिति में जो उनकी जीविका आजीविका का साधन है उसको और बेहतर नहीं करिएगा, ज़्यादा आमदनी उनके लिए नहीं बनाइएगा, तो करिएगा कैसे? कहने से तो होगा नहीं। आपने उनका जिक्र किया और आपने आखिरी में भी कह दिया कहने से नहीं होगा। रायपुर आए थे, उन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि हम तो भाई इतना पैसा देते हैं, भूपेश सरकार तो पैसा ही नहीं देती है, पैसा दिल्ली से आ रहा है, उसके बाद ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपका जो मुख्य चुनावी मुद्दा या कह लीजिए कांग्रेस की जो धुरी है मौजूदा दौर में, वो बोनस, धान का समर्थन मूल्य, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आपके, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो प्रधानमंत्री इसकी चर्चा जब करते हैं तो कहते हैं पैसा तो हम दे रहे हैं, कांग्रेस तो क्रेडिट ले रही है। आधा नया पैसा प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार धान की खरीदी के लिए उपलब्ध नहीं कराता है। आधा नया पैसा, रुपए और 100 रुपए और 1000 रुपए और लाख रुपए और करोड़ रुपए तो छोड़ दीजिए, आधा नया पैसा भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य को धान की खरीदी के लिए उपलब्ध नहीं कराता है। केंद्र की एक एजेंसी है जो धान के एवं अन्य कृषि उपज के दाम तय करती है। समय के साथ खर्चे जैसे बढ़ रहे हैं, खाद की कीमत बढ़ रही है, मजदूरी की कीमत बढ़ रही है, तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य वो तय करती है। वो एक नेशनल लेवल की संस्था है, उसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वो पृथक स्वतंत्र एक एजेंसी है जो रेट तय करती है। धान खरीदी का विकल्प अगर केंद्र सरकार का होता तो 2500 रुपये या इस साल के लगभग 2800 रुपये में पूरे देश में धान क्यों नहीं खरीदी हो रही? प्रधानमंत्री जी स्वयं उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, वाराणसी से, वो आप ही के जिले से पास है। हाँ, पड़ोस के हैं। जितना दूर रायपुर है उससे नजदीक बनारस है। आप ही के पड़ोसी हुए। रायपुर में जैसे पड़ोसी हैं वैसे वो भी पड़ोसी मान लिए जाए। ये ज्यादा पास के पड़ोसी हैं, बनारस ज्यादा पास है। ये नहीं, मोदी जी आपके ज्यादा करीबी हैं ना, पड़ोसी हो गए। नहीं, मेरे वो करीबी नहीं, मैं तो जीवन में 2 बार उनसे मिला हूँ, वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में, बल्कि मेरी उनसे आज तक कोई मुलाकात नहीं है। 2 में 1 बार बवंडर हो गया। ले लीजिए, पानी ले लीजिए। लगा रहता है, राजनीति है, परिस्थितियां धान पे उस सवाल पे आऊंगा मैं जी। धान की जहाँ तक बात है, मैंने आपको बताया कि एक नया पैसा भी केंद्र सरकार किसी राज्य को नहीं देती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अगर हो रही है तो हम बैंक से लोन लेते हैं। ये आज की व्यवस्था नहीं है, सालों से चली आ रही है। और बैंक से लोन लेके हम धान की खरीदी करते हैं, धान का चावल बनाते हैं और उसको फिर मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। केंद्र सरकार की FCI की जो एजेंसी है वो देश में अनाज का भंडारण करने के लिए अनाज खरीदती है, बाजार से जैसे खरीदती है। तो उस बाजार के एक हिस्से को राज्य को भी देखा जाता है कि कुछ राज्यों के पास धान है तो हम आपसे भी खरीदेंगे। आपसे भी खरीद सकते हैं, मेरे से भी खरीद सकते हैं, तीसरे से भी खरीद सकते हैं। वो धान की खेती के लिए एक नया पैसा नहीं खरीदते, PDS के लिए और देश के अनाज के भंडारण के लिए वो अनाज खरीदते हैं और उसको भंडारित करके रखते हैं। एक नया पैसा नहीं देते, आधा भी नहीं, आधा नहीं, आधा, एक तो ज्यादा हो गया, आधा पैसा भी नहीं देते। एक चीज समझनी होगी कि दूसरे का कर्ज पटाने के लिए हम स्वयं कर्ज ले रहे हैं, इसकी जरूरत है क्या? या चुनाव जीतने के लिए जो भी होगा साहब हम करेंगे? दुनिया में जो व्यवस्था है काम करने की, चाहे वो बिजनेस हो चाहे अन्य कार्य हो,
आपके पास विकल्प क्या रहते हैं? आपकी अपनी पूंजी और दूसरों से लेके कराना, लोन लेके कराना, चाहे मैं व्यक्तिगत आपसे लोन लूं या किसी संस्था से लोन लूं, जिसे हम बैंक भी कहते हैं। हर स्थिति में आप ये देखते हैं कि आपको अगर काम करना है, मान लीजिए आप सैलरीड क्लास के हैं, आपको इतनी तनख्वाह मिलती है, आप कहते हैं कि हम जीवन इतने में चलाएंगे, जितनी मेरी तनख्वाह है मैं उतना ही काम करूंगा। फिर बात आती है घर में कि अब मेरे को गाड़ी भी चाहिए, मेरी सैलरी से मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उस बात को अपने तरीके से, जैसा मैं सोचता हूँ समझता हूँ, वैसे बताने आज लेकिन आप आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, पूजा ज़्यादा देर की है लग रहा है। और उस परिस्थिति में जब आपकी एक सीमा होती है अपने आर्थिक संसाधन की, तो फिर आप दूसरी जगह से पैसा उठा के अपनी तात्कालिक जो आवश्यकता है उसको पूरी करते हैं और किस्तों में पताते हैं। मैं ब्याज, अगर कहीं से आपने पैसा लिया, उसमें ब्याज अगर दे रहे हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हाँ व्यक्ति को या बैंक को इंटरेस्ट देना है तो उसके साथ आप पटाते हैं। जो जीवन में होता है वही सरकार में होता है। आपके सामने विकल्प है कि आपके पास राजस्व इतना आया, 1 लाख करोड़ आया उदाहरण के लिए। अब 1 लाख करोड़ में आपको काम करना है। मैं जाऊंगा एक गांव में, कहेंगे कि सड़क चाहिए मेरे को, दूसरे गांव में जाऊंगा वो कहेंगे बांध चाहिए मेरे को, तीसरे गांव में जाऊंगा कहेंगे तनख्वाह मेरी बढ़ाओ, चौथे गांव में जाऊंगा तो कहेंगे कि स्कूल को बनाओ। सरकार से जो उम्मीदें रहती हैं और जो सरकार की जवाबदारी रहती है, उसको पूरा करने के लिए सरकार के पास अर्थ कितना है। उन परिस्थितियों में हर सरकार, दुनिया की लगभग हर सरकार लोन भी लेती है, क्योंकि उनके राजस्व के जो संसाधन है तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तात्कालिक, अभी डिमांड आ गई, आपके पास 1 लाख करोड़ है, डिमांड आ गई 1,10,000 करोड़ की, तो 10,000 करोड़ आपको लोन लेना है अगर आपको पूरा करने के, कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। या आपके पास विकल्प है, आप तनख्वाह पाते हैं कि नहीं मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैं अपने तनख्वाह से गाड़ी नहीं खरीद सकता, लेकिन आपको गाड़ी खरीदनी है और उसकी आवश्यकता है, और विकल्प है कि मैं किस्तों में पटा दूंगा। मेरी तनख्वाह कही 20,000 रुपया है, मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए की गाड़ी है, मैंने 20,000 की 20,000 गाड़ी में लगा दिए, तो मैं खाना कैसे खाऊंगा, बिजली बिल कैसे पटाऊंगा? तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल सी बात होती है। और वही सरल सी बात जो हर स्तर से उठती है वही सरकारों में लागू होती है। अब देखना क्या होता है कि इतना लोन ना ले लो कि आप अपने राजस्व के संसाधन से आगे के समय में काम में भी बाधा ना आए और श्रीलंका जैसी स्थिति ना बन जाए कि आपने इतना लोन ले लिया कि अब आपके पास तनख्वाह देने को पैसा नहीं बचा, बाकी काम को पैसा नहीं बचा। 1 लाख करोड़ अगर आपकी आमदनी है, राजस्व एक राज्य का है, उसमें 40,000 करोड़ तनख्वाह में जा रहे हैं, 60,000 करोड़ में आप काम कर रहे हो, आपने इतना लोन ले लिया कि 60,000 करोड़ तो अब लोन पटाना पड़ रहा है। तो अभी आप उस स्थिति में तो नहीं है आपकी सरकार? नहीं, कहीं नहीं। 2 दिन पहले एक आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ चैनल में इंटरव्यू हो रहा था, और जो लेडी थी उन्होंने बात अपनी वहां से चालू की कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां का आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा है और ऐसा लगता है कि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। उनने इंटरव्यू प्रश्न से नहीं किया, एक बयान से किया। मतलब जो चर्चा हम अभी कर रहे हैं वो चर्चा पहले हो गई थी? ये होती रहती है बीच बीच में मीडिया के साथ या और साथियों के साथ। आर्थिक प्रबंधन की बात कर रहा हूँ कि आर्थिक प्रबंधन बेहतर है क्योंकि इसके मापदंड बने हुए हैं। इसमें आपका सरप्लस कितना है बजट में, इसमें आपने लोन कितना लिया हुआ है। तो FRBM एक एक्ट बना हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, और वो एक्ट ये कहता है कि इतने प्रतिशत से ज़्यादा अपने GSDP स्टेट का जो GDP है उससे ज़्यादा लोन नहीं लेना। वो 25% पे आंका हुआ है कि 25% से ज़्यादा GSDP का लोन नहीं लेना, GDP का लोन नहीं लेना। अभी हम कितने प्रतिशत पर हैं? 20 के आसपास हैं, हो सकता है 20 से कम हो। 5% का कुशन है। कुशन है, अभी भी आप ले सकते हैं चाहो तो। मतलब आपको अगर एकदम
बेलगाम वैसा काम करना है तो आप 25, 30 भी ले सकते हो। कोई बेलगाम काम कर कौन रहा है? नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं, कहीं और किसी राज्य में कर रहा हो, क्योंकि आप तो सबको वॉच करते हैं। में पंजाब में अन्य राज्यों में ये बातें आती हैं कि उनका लोन बहुत ज्यादा है, वो लोन पटाने में उनको दिक्कत जा रही है। पड़ोसी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ठीक है? कुछ दिन पहले तो बहुत ठीक नहीं थे, मैंने सभी राज्यों का तो अभी हालिया विश्लेषण नहीं देखा है, लेकिन सामान्य चर्चा में ये 2 राज्य ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है। अच्छा, तो 2 ध्यान मैं बता रहा हूँ कि हमेशा ये बात आती है कि इनका लोन काफी हाई है। लोन काफी आई है। एक चर्चा ये भी है कि रायगढ़ आप गए, प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे, कुछ ऐसा कह गए कि नहीं कहना चाहिए था, या उस बात के 2 अर्थ? मैं रायपुर गया था मेरे ख्याल से 14 अक्टूबर शायद था, मेरे को डेट याद नहीं आ रही, 14 अक्टूबर ही रहा हो शायद। और 7 सितंबर को प्रधानमंत्री जी रायपुर आए थे, भूपेश भाई उस कार्यक्रम में थे, प्रधानमंत्री जी मंच पे थे, गडकरी जी मंच पे थे, एक सड़क के लॉन्च का, ये कुछ कार्यों का लॉन्च का कार्यक्रम था। राज की तरफ से वो मेजबानी कर रहे थे, वो होस्ट थे, वो गेस्ट थे, प्रधानमंत्री जी, गडकरी जी जो केंद्र के मंत्री आए थे, मेहमान बतौर आए थे। और वहां भूपेश भाई ने क्या कहा, उनने कहा कि गडकरी जी ये मिला वो मिला, और केंद्र से कई बार तो हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिलता है। तो एक होस्ट जो एक मेहमान के लिए कुछ कहता है और संबंध भी बेहतर बने रहे सामने जो बात कहता है, उस बात को उन्होंने कहा, वही चीज मैंने कही। आप 7 तारीख का उनका रिकॉर्डिंग देख लो, और उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में, राज के प्रतिनिधि के रूप में मैं वहां उपस्थित था। स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ कार्यक्रम थे, उस संदर्भ में मैंने वो भी बात कही। मैंने ये भी कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, मैंने तो मोदी जी का नाम नहीं लिया, ना भूपेश भाई ने लिया, उनने भी केंद्र सरकार कहा, मैंने भी केंद्र कहा। और मैंने ये भी कहा कि हमारा हक भी बनता है जो फेडरल स्ट्रक्चर में हम हैं, तो हम कुछ ऐसा ये नहीं है कि हम मांग भी रहे हैं। एक जेस्चर था, आपने उस जेस्चर के हिसाब से? जेस्चर था, जेस्चर से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन बवाल कट गए। कुछ नहीं था बवाल, आजकल मीडिया में आप जैसा चला दो वो बन जाता है। जैसा नहीं चला दो, बवाल कट गया। चर्चा ये हो गई कि CWC में वहाँ पहुँचे, वहाँ भी TS सिंहदेव से खड़गे जी ने चर्चा की, कहा ये आप किस तरीके की बात कर गए। मतलब उस बात के बाद TS सिंहदेव थोड़ा शांत हो गए, खुद बाद में बयान भी जारी किया गया। अमूमन आप नहीं करते हैं ऐसा कि जो हो गया सो हो गया वाले में आप रहते हैं। राजनीति में अगर किसी बात का उपयोग किया जा रहा है, मुझे ये जानकारी लगी कि PMO से भी मीडिया में सूचना गई कि इसको चलाओ, राज्य में भी इसको चलाया गया, और जब मैंने देखा कि इसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है तो मुझे भी कुछ ऐसा करना आवश्यक था जो कि राजनीतिक परिवेश में मेरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करना हो। तो ये न्यूट्रल न्यूज़ नहीं चली थी, इसको चलवाया गया था इस दृष्टिकोण से कि देखो ये तो मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, वो बीजेपी लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ अपने शुभचिंतक राज्य में उन्होंने उसको खोज के तुरंत, मैंने बयान दिया नहीं, और वहां से खबर कहीं से गई कि बताओ क्या बोला है, और तुरंत मीडिया में उसको, सोशल मीडिया में चलवाया गया कि ये बयान दे दिया, तो मोदी जी की तारीफ कर दी। तो जब ये राजनीति चालू हुई तब फिर मैंने भी कुछ न कुछ कहा। मतलब जो ज्यादा प्रेम करते हैं उन्होंने कहा चलो थोड़ा और हीरो बना देते हैं। ये वही राजनीति है, नेगेटिव टाइप की। नेगेटिव टाइप की राजनीति है। सिलगेर में आज भी आदिवासी बैठे हैं, अडानी का जिक्र आपकी पूरी सरकार लगातार कर रही है, यहाँ भी आदिवासी बैठे हैं। इनका समाधान क्या है? आप भी राजनीति में है, जल जंगल जमीन की बात होती है, आज भी जो वोट देता है वो वही मतदाता है। इनका समाधान क्या है? ये घर कब लौटेंगे? सरकारों को लोगों की मंशा के अनुरूप काम करना चाहिए। कहीं राय में अंतर है तो बैठ के उनसे चर्चा करनी चाहिए, जिसको हम समझाना भी कहते हैं। और अंततः पेशा के नियम में भी आप देखिए कि बात क्या है, सारा मामला आके अटकता है सहमति,
चर्चा और सहमति, कंसेंट डिसकंसेंट। एंड कंसल्टेशन। आपने चर्चा कर ली और आपने कर दिया, और आपने सहमति ली और तब किया। ये जो सारा मामला है, ये यहीं से इसकी जड़ है कि गांव वालों से आपने सिर्फ चर्चा कर लिया, मैंने आपसे बात कर ली, कैसा है, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, अभी दिन है कि रात है, और मैंने जाके फिर अपने हिसाब से जो भी करना है मैंने कर दिया। फर्जी ग्राम सभा की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? हर चीज, आपने व्यापक प्रश्न पूछा, क्योंकि सिलगेर से यहाँ तक की बात है, तो कोई एक जगह की बात नहीं। जो फर्जी ग्राम सभा है, मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ, वो दोनों यहाँ से वहाँ पूछने का चर्चा इसलिए थी क्योंकि आप उस पद पे हैं, डीसीएम हैं, तो आपकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की बनती है। मैं इसी बात को मानता हूँ कि लोगों से चर्चा करके ही काम करना चाहिए। और ये अदानी वाली माइन तो अदानी के नाम से जुड़ी हुई है, उनकी माइन भी नहीं है। माइन छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राजस्थान विद्युत मंडल की माइन है। ये तो ऑपरेटर है, ये ठेकेदार है अदानी, लेकिन नाम जुड़ गया है अदानी से। सरगुजा में ही कल ही मैं उस गांव से होके आ रहा हूँ, परसोड़ी कला गांव का नाम है। वहाँ SECL खदान खोलना चाह रहा है, गांव वाले सहमत नहीं है, वहाँ नहीं खुला है। मैं गांव वालों के साथ वहाँ भी खड़ा रहा, लेकिन चर्चा का विषय बना ही नहीं। उसी के बगल का गांव है, वहाँ से भी मैं कल होके आ रहा हूँ, उस गांव का नाम है कटकोना। वहाँ आज तक काम नहीं चालू हुआ, क्योंकि गांव वाले एक राय के थे कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते, वहाँ खदान नहीं खुली। लेकिन एक शब्द चर्चा मीडिया में उस बात की नहीं होती। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, मीडिया मान लें या अन्य प्लेटफॉर्म, आप बोल दीजिए, हम चर्चा करवा लेंगे। आप उनसे मिलके पता कर लीजिए। बगल का गांव अमीरा नाम है उसका, आज पूरा उजड़ गया। वहाँ भी मैं गया था, गांव वालों से बात हुई थी, मैंने उनको यही सलाह दी थी कि आप सहमति मत देना, अपनी माइन नहीं खुलेगी, एक रहना। अलग अलग हो गए, फूट गए तो माइन खुल जाएगी। गांव मतलब कम से कम मान लीजिए 90% एक राय के हैं, कुछ दूसरी राय हो सकती है। अगर आधा आधा हो गया तो फिर हम लोग के लिए जगह नहीं बचती। मैं किसके साथ खड़ा रहूंगा? वो जमीन के मालिक आप हो, कह रहे मैं देना चाहता हूँ। जमीन के मालिक आप हो, आप कह रहे नहीं देना चाहता। संगठित होना पड़ेगा आपका कहना। जिस दिन संगठित होइएगा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो दो जगह बैठे हैं, इनका क्या समाधान है? इनको कैसे घर भेजेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। सबसे मेरी बात हो रखी है, जो सामाजिक संगठन है उनसे भी बात हो रखी है, गाँव वालों से भी बात होती रहती है, जो आंदोलन में बैठे हैं उनसे भी बात होती रहती है। मामला यहाँ पर आके रुका हुआ है, जो प्रदर्शन है कि माइन नई खदानें नहीं खुलना। जो पुरानी खदान चल रही है उसके संदर्भ में ना तो बड़े पैमाने पे यानी 90% वाली बात, ना गांव वाले उस राय के हैं कि वहाँ नहीं खुलना। वो सहमत हैं कि वहाँ खोली जाए, लेकिन हमारी कुछ बातें हैं, इसको पूरा कर लिया जाए। जो सामाजिक संगठन आंदोलन में जुड़े हुए हैं और जो आंदोलनकारियों के साथ में खड़े हुए हैं, उन लोग का भी कह रहा है कि हमारा इशू पुरानी माइन नहीं है, हमारा इशू नई माइंस हैं कि जहां पर गवर्नमेंट ने वो सर्वे चालू कराया था, फॉरेस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए ग्राम सभा बुलाई थी, वो नई माइन नहीं खुलनी चाहिए। उनका आंदोलन आप शायद अगर वहां जाइएगा तो समझिए नए के लिए है, नए के लिए है। और जिस दिन उन लोग का कहना है कि सरकार अपना जो उसने क्लियरेंस दिया है एनवायरमेंट का उसको विड्रॉ कर लेती है, तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। पुराने माइन के चलने पे उन लोग को आपत्ति नहीं है, मतलब स्पष्ट रूप से मेरी बात हुई है। कल के दिन वो कुछ और कहे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज के दिन तक की, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस पल तक की जो स्थिति है वो यही है कि उनको पुराने माइन के कंटिन्यू होने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन नए जो 2 ब्लॉक्स चिन्हांकित किए गए हैं और जिसके लिए एनवायरनमेंट पर्यावरण के अनुमति के लिए ग्राम सभा बुलाने की बात हुई थी, उसमें गांव वाले भी, उन गांवों के जो प्रभावित हो रहे हैं, और ये आंदोलनकारी भी, दोनों हैं, दोनों नहीं चाहते। और मैं भी, क्योंकि मैं गांव वालों के साथ हूँ। वहाँ गांव वाले अब ये कह रहे हैं पुरानी माइन में कि ये काम बंद हो रहा है, हमारी तो नौकरी गई, हमारी जमीन भी गई, हमारी नौकरी भी गई। तो वहाँ की स्थिति अलग हो गई। पहले भी वहाँ के जो गांव वाले थे उनका ये कहना था कि वन अधिकार के जो उनके नियम अनुसार हक बनते हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि बीच में एक कलेक्टर साहब ने जल्दी से वन अधिकार पत्रों के वन अधिकार
कानून के तहत अधिकारों को क्लोज कर दिया। किसी कुछ चाह रहे थे क्या वो? जी, कुछ चाह रहे थे कि दबाव किसका? यही शासन का दबाव उस समय रहा होगा कि भाई सरकार तो आप ही की है। नहीं, बीच रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। अच्छा। जब ये माइन चालू हुई रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, और उस बात को ओपन कैसे करें, एक मामला अटका हुआ है। जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा जिसमें उसको ओपन किया जा सकता है। जहां पुरानी माइन में काम चल रहा है और फॉरेस्ट राइट्स अभी सेटल नहीं हुए, उन्होंने लिख के दे दिया कि सब सेटल हो गया। आपको ध्यान होगा उस समय ये बात उठी भी थी। ये रमन सिंह जी उस समय इस विचार के थे कि अब ये जो फॉरेस्ट राइट्स के तहत सर्वे और दोबारा कि इसका छूट गया, इसका नहीं मिला, इसका पूरा उसको बंद कर दें और अपन लिखते हैं कि सारा कंप्लीट हो गया। जबकि आज भी ग्राउंड में जो स्थिति है, लोग जितने जमीन पे पहले से काबिज हैं, 13 दिसंबर 2000 पहले से काबिज हैं, उस पूरी जमीन का वन अधिकार पत्र आज भी सबको नहीं मिला। आज भी, चाहे अब सरकार किसी की भी कहिए, आज भी पूरा नहीं मिला। और वही स्थिति बाकी जगह है तो संघर्ष नहीं है, दिख नहीं रहा है। वहां पर संघर्ष है, दिख रहा है। एक मिनट, खमरिया जाना था ना, उदयपुर होके जाएंगे, वो बोले थे। ठीक है, एक और सवाल ले लेता हूँ। चर्चा नगर नार के प्लांट को भी लेकर है, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आता। ये क्या राजनीतिक रस्साकसी है कि भाई मैंने करवा दिया, वो है कि वाकई उनके लिए कोई लड़ रहा है? क्योंकि आज भी पीने की पानी की समस्या से वहाँ के लोग परेशान हैं। कोई अपंग पैदा हो रहा है, किसी को समस्या हो रही है। ये क्या है? क्या राजनीति से जुड़े हुए लोग जो भी रहेंगे, वो जो करेंगे वो राजनीति से जुड़ा हुआ ही होगा। जनता का हित कहाँ गया? राजनीति के अंदर है। आप जनता के हित के लिए करोगे तब तो आपको सपोर्ट करेंगे। आप चुनाव जीतना चाहते हैं ना, चुनाव कैसे जीतिएगा? लोगों का साथ लेके। तो आप काम कैसा करिएगा? ऐसा करिएगा कि लोगों का साथ आपको मिले। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हर काम, छींकना, खांसना, सांस लेना, हर कुछ जो आप करोगे उसके पीछे रिजल्ट रहता है विकास या कुछ कार्य, बेहतरी की पहल। लेकिन सार उसका क्या रहता है कि उस आधार पे आपको दोबारा काम करने का मौका मिले। आप मीडिया में हो, मीडिया में आप न्यूज़ चलाओगे। आजकल आप हमारा बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या कोशिश करोगे कि हम ऐसा प्रेजेंटेशन दें कि हमारी टीआरपी बढ़े, जो हम इंटरव्यू लेंगे वो लोग देखें। लक्ष्य आपका क्या है? एक प्रेजेंटेशन देना, आपका जो दृष्टिकोण होगा किसी बिंदु पे उसको भी सामने रखना, और एक प्रेजेंटेशन देना जो कि अंततः आपके बिजनेस को, आपके लक्ष्य को बढ़ाए। आपका लक्ष्य क्या होगा? हमारा चैनल और लोगों तक पहुंचे और लोग हमारे चैनल देखें। यही चीज सरकार में रहती है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। और हाँ, ज्यादा लोगों तक पहुंचना, क्योंकि आप में भी वही सोच है कि हमारी जवाबदारी चौथे स्तंभ के रूप में, एक जागरूक विश्लेषणकर्ता के रूप में लोगों के सामने बातों को प्रस्तुत करना, और उसके साथ हम जिस तरह से काम करेंगे हमारी टीआरपी भी बढ़े। दोनों चीज साथ चलते तो राजनीति में भी। आईफोन को लेकर कल आपने ट्वीट किया, तमाम लोगों के ऊपर जिस तरीके से नज़र आई, और उसके बाद राहुल गांधी का बयान, आपका ट्वीट, वो आखिर है क्या? टीएस सिंहदेव ही क्यों? ये एक संदेश आया, ये आपको मैं कैमरा में दिखा देता हूँ। ये है क्या? बेसिकली अलर्ट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। तो ये टारगेट टीएस सिंहदेव ही क्यों? पूरे और लोग भी हैं। मैं छत्तीसगढ़ में, मेरे को सब नाम नहीं मालूम, मेरे को अपने बारे में छत्तीसगढ़ में एकमात्र आप ही नाम है, और ये वो संजोग हो सकता है। ये सारी चीज उन्होंने एक बड़ी डिटेल में ईमेल मेरे को भेजा है पूरा। ऑल द लिंक यू रिसीव, मतलब जो तमाम चर्चाएं हैं, जो तमाम चीजें, उसका जिक्र है इसमें। इस बात से मैंने केंद्र के हमारे लीडरशिप को भी अवगत करा दिया था कि ये मेरे पास आया है, और संभवतः ये और जगह भी गया होगा जैसे मेरे पास आया। छत्तीसगढ़ में एकमात्र आप ही हैं जिनके पास ये आया है। आप ही क्यों? लेकिन मैं क्या कहूँ,
मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। कुछ तो बता दीजिए आप ही, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, मैं इससे भिज्ञ नहीं हूँ, मेरे को जानकारी ही नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। कौन करा रहा है? इसमें रात को जो मैं टीवी देख रहा था तो उनने ये कहा कि कौन सी गवर्नमेंट, ये हम नहीं कहे। इसमें भी जो लिखा है स्पष्ट, मैंने आपको दिखाया कि उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो ये भी नहीं कह रहा है कि स्टेट करा रहा है, ये कह रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड, कि मैं राज्य हूं, मैंने आपके माध्यम से कराया। मतलब कुल जमा यह है, यहीं पर ही गोल गोल घुमाया जा रहा है। मैंने कहीं से कराया, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड। उन्होंने कहा है कि स्टेट कौन सा, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन देश भर के नाम अगर आ रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव जी का नाम आ रहा है, श्रीनाथ जी का नाम आ रहा है, और लोगों के नाम अगर आ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ सेंट्रिक नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ से लेकिन एकमात्र आप ही हैं। अभी मैं सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, मैं कह नहीं सकता। आपने छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया है इसके? वो तो सबको मालूम हो गया, सबको इसकी जानकारी होगी। तो राहुल जी ने जो पीसी ली कल, उस पीसी के माध्यम से मेरे को पता चला। मतलब मैं तो टूर में था, फिर मैंने घर बात की तो लगा आपको भी बुके आया है। हाँ, आदि ने बताया कि वो उसमें है नोटिफिकेशन, मेल में आया हुआ है, जीमेल में। मैंने वही आपको जीमेल दिखाया। तो मैं तो खुद वहां था, मेरा फोन कवरेज में नहीं था इस एरिया में, हम भी लगा रहे थे। एयरटेल नहीं पकड़ता है, तो मैं उसको खोल के उस समय देख नहीं पाया। मैं भी सोचा था ट्विटर में आया है, क्या आया है, कहाँ आया है, पर वो जीमेल में है, मैंने आपको दिखाया। और ये पहला चैनल है जिनको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, हमने देखा। देखिए, पहला चैनल है जिसको टी.एस. सिंहदेव जी बता रहे। एक चर्चा है, कोई रेबड़ी कह दे रहा है, कोई फ्रीबीज कह दे रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि हम अंतिम व्यक्ति जो है उस पंक्ति तक जा रहे हैं, उसको पहुंचा रहे हैं। तमाम घोषणाएं राहुल गांधी कर रहे हैं, तमाम घोषणाएं प्रियंका गांधी कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ घोषणाओं के सहारे ही है क्या, जो दूसरी बार लाने की तैयारी है? जब आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, तो किस बाबत हमने ये किया था, तो हिसाब किताब बंद हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब नया बताना पड़ेगा। हमने, हाँ, कि पिछले बार भी हर बार ये घोषणा पत्र क्यों जारी होते हैं कि लोगों को आपको ये तो बताना होता है ना कि हम क्या करना चाहेंगे। आर्थिक नीतियां आपकी अलग होती हैं, सामाजिक विचार आपके अलग होते हैं, राजनीतिक विचार आपके अलग होते हैं, अलग अलग दलों के अलग होते हैं। उसके अनुरूप आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं मतदाता के सामने। स्वयंवर हो गया ना, खड़े हैं मतदाता, माला पहनाएंगे, तो आप अपनी बात, माला पहनाएंगे और फिर 7 फेरे लिए जाएंगे। वो फिर 5 साल का जिम्मेदारी, 5 साल की जवाबदारी। वो जिनको माला पहना दें उनको 5 साल के लिए जवाबदारी। और जब आप प्रस्तुत होते हैं तो उस बात को लेके प्रस्तुत होंगे ना कि हाँ, हम पहले ये करते थे, हम ये सोचते थे और ये हमने किया। इस बार भी आप ये करना चाहते, इस बार भी आपको माला पहनाएंगे? हम उम्मीद है कितनी प्रतिशत? भरपूर उम्मीद है। वो अग्रवाल साहब हैं जो दूसरे हैं, आपने बताया अभी कि कुछ देर पहले कि ठीक है आपके खिलाफ कई बार बोलते हैं, बयानबाजी देते हैं। चर्चाएं ये भी थी कि टी.एस. सिंहदेव की सीट इसलिए छोड़ दी भाजपा ने कि कोई डमी कैंडिडेट दे देगी, लेकिन आखिरकार जिस व्यक्ति का नाम चल रहा था, जो मजबूत बताया जा रहा था, उसको दे दिया। ये था क्या? आपके खिलाफ फिर माहौल बनाने की साजिश थी या वेट एंड वॉच की स्थिति थी? मेरे ख्याल से वो ले लीजिए, पानी ले लीजिए। बेहतर से बेहतर कैंडिडेट तलाश रहे होंगे और कई नाम थे। हम लोग जब से ये प्रचार के पहले से गांवों में घूम रहे हैं तो वॉल राइटिंग देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3-4 नाम, 5 नाम वॉल राइटिंग में आ रहे थे। उसमें राजेश का भी नाम था, आलोक दुबे का भी नाम था, दिनेश सिन्हा, दीपक सिन्हा का भी नाम था, और 2-1 नाम है। तो ये 4-5 नाम कई महीनों से सार्वजनिक तौर पे दीवालों पे उपलब्ध थे। तो ये एकदम से कुछ नहीं हुआ है। इन लोग कई दिनों से अपनी पहल क्षेत्र में चुनाव लड़ने की दृष्टिकोण से वोट फॉर अपने नाम से नहीं कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिखाइए विनीत फलाना नाम।
तो ये तो सार्वजनिक तौर पे सड़कों पे, दीवालों पे, घरों पे पोस्टर के माध्यम से सब जगह उपलब्ध था। एक हरपाल हैं, उनका भी पोस्टर्स थे, उनके भी बैनर लगे हुए थे। तो कई लोगों के थे। अखिलेश सोनी जी का भी शायद मैंने एक आध जगह देखा, मेरे को ध्यान नहीं आया। जब डिले हो गया, आप ही एक मजबूत सीट ऐसी थी और वो भी डीसीएम की सीट, तो ये चर्चा होने लग गई कि भाई टीएस सिंहदेव के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी कोई डमी कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि बाद में चीजें सेटल की जा सके। मेरे को अगर कोई जानता है तो वो ऐसा करने के लिए समय खराब ही नहीं करेगा। ना केवल इसलिए कि ऐसी राजनीति आगे ना बढ़े, मैं सार्वजनिक तौर पे कहता भी रहा हूं, जो मेरी आदत नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी में 100 जन्म में जाने का सवाल नहीं। वैचारिक है, कोई ऐसा द्वंद नहीं है, तलवार वाला कोई द्वंद नहीं है। वैचारिक अंतर है कि मैं वहाँ सहज रहूंगा ही नहीं, उन विचारों में मैं कभी सहज रहूंगा ही नहीं। और दूसरा, उम्र के इस पड़ाव में किसी दूसरे जगह जाने की बात का कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं 90 साल से उस परिवार का हूं जो कि कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, आज़ादी के पहले से लेके आज तक। तो आज केवल इसलिए कि कहीं कोई ऐसी बात लग रही हो कि इनके हिसाब से चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कि मैं पार्टी छोड़ के दूसरे में चला, ये मेरा स्वभाव नहीं। राजनीति से मैं पीछे हूँ, ये संभव है, लेकिन दूसरे कई दल में और भाजपा में जाने का तो कभी प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन कई बार आप नाराज हुए, स्नेह नहीं मिला उतना, इस चीज की नाराजगी देखने को मिली, आपने भी तमाम मंचों से कहा। क्या लगता है कि इस बार डीसीएम से डी हट जाएगा? मैं नाराज कभी नहीं था। चर्चाएं जो चलती हैं उसका दबाव बनता है, मानसिक दबाव भी बनता है, मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है, कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक अलग सी स्थिति बन जाती है। आपस में भूपेश भाई और मेरे बीच में भी दोनों को सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो बहुत अटपटी सी स्थिति बन जाती है। मेरी नाराजगी कुछ नहीं थी, मैं ये चाहता था कि ये मामला क्लोजर पे आ जाए, कि ये जो चर्चा मीडिया में बार बार हो रही है, इसको बंद करने का तरीका यही है कि एक डिसीजन क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ है क्या। मीडिया, लोग कहते हैं मीडिया बोल रही है तो कुछ तो आधार होगा। तो आधार क्या था आज, वो आप बता दीजिए आधार, क्योंकि किसी और समय बात करेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें यही है कि ये बात समाप्त होनी चाहिए, ये चलती नहीं रहनी चाहिए। और वो मेरा प्रयास था संदेश देने का हाईकमांड को हमेशा, कि इसको एक डिसीजन पे ले आना चाहिए। जो भी क्या लगता है कि इसका समाधान कितना संभव है? ऐसी चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चर्चा जो अनिश्चित वाली है, ये कभी भी नहीं रहनी चाहिए। एकदम स्पष्ट स्थितियां रहनी चाहिए, ताकि कहीं कोई ऐसी बात, ऐसी परिस्थिति ना रहे जिसमें आपस के काम करने में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हों। तो टीएस सिंहदेव के सामने से इस बार डी हट जाएगा? जो काम मिलेगा वो करूंगा। वो कहेंगे कि ये काम अब तुमको करना है, कि जाओ अपने बस विधानसभा में बैठो, वहां के लोगों को करो। पार्टी में रहना है, मैं वही काम करूंगा। वो कहेंगे कि नहीं, जिले में 3 सीटें हैं, वहां तक तुम देखो, तो वो मैं 3 सीटों को देखूंगा। वो कहेंगे कि नहीं, मंत्रिमंडल में भी तुम आ सकते हो, तो मंत्रिमंडल में जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छे से अच्छा करूंगा। जो मेरे को काम मिलेगा उसको अच्छे से। कुछ वादा हुआ है? आइए, आप पहुंच भी गए हैं, एक कार्यकर्ताओं से कुछ वादा हुआ है? कोई वादे नहीं होते। कोई वादा नहीं हुआ? कोई वादे नहीं। पक्का? हाँ, 100%। तो क्या माना जाए कि भूपेश का भरोसा बरकरार रहेगा या कांग्रेस पर भरोसा बरकरार रहेगा? मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ, तो हमेशा पार्टी पहले। आइए, बाहर भी आ जाते हैं। मैं इस सवाल को आप थोड़ा पूरा कर देंगे कि भरोसा आखिर किस पे रहेगा? बस्तर में कितनी सीटें? दोनों सिरमौर हैं, क्योंकि राजनीति के छत्तीसगढ़ जीतना है तो ये दोनों चाहिए। सरगुजा में 10-11 के आसपास। 10-11 के आसपास। 10 प्लस माइनस। अब की बार कांग्रेस सरकार। कितने पार? कम से कम 2/3। 2/3। डॉक्टर रमन सिंह को कहाँ देखते हैं? क्योंकि
आप ही लोग, आप ही की पार्टी, आप ही के नेता ये कहते थे कि डॉक्टर रमन सिंह हाशिए पे चले गए। इस बार जो टिकट बटी आपने भी माना कि उनकी फिर चल रही है। ये राज्य की प्रभारी थी पुरंदेश्वरी जी, उन्होंने आके जब ये बयान दिया कि हमारा कोई सीएम का फेस नहीं है, हुए रमन सिंह जी जो 3 टर्म के मुख्यमंत्री रहे, उनके राजनीति में रहते हुए अगर स्टेट इंचार्ज आके ये सार्वजनिक बयान देती है कि हमारा सीएम का कोई फेस नहीं है, तो उन्होंने रमन सिंह जी को पीछे किया, कांग्रेस ने नहीं। आज भी उन्होंने किसी को डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन रमन सिंह जी की राय दिख रही है, ऐसी चर्चा है। आप भी जान रहे हैं ऐसा है? ऐसी चर्चा है कि रमन सिंह जी की राय इसमें झलकती है जो कैंडिडेट्स तय हुए हैं। सरगुजावासी आपको कहाँ देखते हैं? अपने साथ। कुछ पद भी? उनकी लालसा तो रहती है कि हमारा आदमी आगे से आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि उनसे अधिक से अधिक मैं संपर्क में रह सकूं और जो कर सकूं उनके लिए करूं। चलिए, भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही कहेंगे, ये टी.एस. सिंहदेव थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो डेस्टिनेशन था खमरिया, वहाँ वो पहुँच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम चीज़ों पर टी.एस. सिंहदेव जिस तरीके से खुल के बात कर रहे थे, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि भविष्य में टी.एस. सिंहदेव 5 साल के लिए फिर माला पहनेंगे या इस बार कुछ और भी मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी किसी शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए